भारतीय संविधान के इस सीरीज में आज का यह वीडियो भारत के संविधान के भाग 5 के ऊपर है। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके प्लीज़ आप कृपया जरूर देख लीजिएगा। तो आज का ये वीडियो भारत के संविधान के भाग 5 के ऊपर है, जो कि संघ के ऊपर दिया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक के दिया गया है टोटल मिला के। और भारतीय संविधान का भाग 5 पूरे मिला के 5 अध्यायों में डिवाइड किया गया है। उसमें सबसे पहला अध्याय है कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 78 तक के आते हैं। सेकेंड अध्याय है संसद, जिसमें कि अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक के है। इसके बाद अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, जिसमें बस एक ही अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद 123। इसके बाद अध्याय 4 जो कि है संघ की न्यायपालिका, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक के दिया गया है। और सबसे लास्ट वाला जो अध्याय 5 है वो है भारत का नियंत्रक महालेख परीक्षक, इसमें अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक के दिया गया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम अध्याय 1 जो कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 78 तक के आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अध्याय 1 में जाने से पहले आप सभी का मेरे इस नए YouTube चैनल ज्ञान हब में स्वागत है। मैं हूं अंजलि उके। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1। तो आज की इस वीडियो में हम अध्याय 1 जो कार्यपालिका के ऊपर दिया गया है अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 78 तक के, आज की इस वीडियो में हम ये पूरा देखेंगे। तो इसकी जानकारी लेने के लिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो अध्याय 1 जो है वो भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला उसके अंतर्गत जो है वो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनने के उनकी शर्तें क्या होंगी, उनका निर्वाचन कैसे होगा, ये सारा इसमें दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल 52 में कहा गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति सारी की सारी राष्ट्रपति के हाथों में होगी। ठीक है, और इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या फिर अपने अधीन जो उसके राष्ट्रपति के अधीन जो अधिकारी चुने गए हैं उनके हेल्प से वो इस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। ये आर्टिकल 53 में कहा गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति का इलेक्शन के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन मतलब राष्ट्रपति का जो मत देंगे वो कौन होंगे। तो राष्ट्रपति को मत देने वाले जो है वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। ये दोनों जो निर्वाचित सदस्य है ये राष्ट्रपति के लिए वोटिंग कर सकते हैं। ये आर्टिकल 54 में कहा गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अब इन्होंने वोट तो दे दिए हैं, पर उनकी वोटिंग देने की टाइप क्या होगा और उसकी रीति क्या होगी, आर्टिकल 55 में बताया गया। इसमें यह बताया गया है कि किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने की 1000 से गुणित उस भागफल में हो जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आएंगे। मतलब जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है मतलब एक प्रत्येक सिंगल निर्वाचित सदस्य को अगर लेंगे तो वो कितना वोट देगा राष्ट्रपति के लिए, तो उस राज्य की जितनी लोक संख्या है उसको अगर सिलेक्टेड विधानसभा के सदस्यों से भाग दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो जितना आंसर आएगा उसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो उतने वोट उतने मत एक निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के लिए देगा। ये हो गया विधानसभा के लिए। अब संसद के सदस्य कितने वोट कर सकते हैं, तो संसद के सदस्य हर एक सदस्य मतलब सिंगल सदस्य कितना वोट देगा राष्ट्रपति को, तो विधानसभा के हर एक व्यक्ति मतलब हर एक सदस्य ने जितने वोट दिए हैं उतने मतलब जितने टोटल मिला के जितना वोट आएगा डिवाइडेड बाय संसद के जितने सदस्य है, अगर उतना हम लोग डिवाइड कर ले तो जो आंसर आएगा उतने वोट संसद का एक व्यक्ति करेगा। संसद का एक निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को उतना वोट देगा। ठीक है, ये आर्टिकल 55 में कहा गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि मतलब राष्ट्रपति कितने साल तक राष्ट्रपति बने रह सकती है बताया गया है। तो आप सभी को तो पता ही होगा कि एक राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करने से तारीख से लेके 5 साल तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। ये आर्टिकल 56 में कहा गया है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति को
अपना पद का त्याग करना हो तो वो उपराष्ट्रपति के हस्ताक्षर से उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर से वो पद त्याग सकता है। ये आर्टिकल 56 में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन मतलब री इलेक्शन, जो फिर से चुनाव होंगे तो राष्ट्रपति की पात्रता क्या होगी, तो ये आर्टिकल 57 में कहा गया अगर एक राष्ट्रपति 2 बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, 3 बार भी राष्ट्रपति बन सकता है अगर वो पात्र है राष्ट्रपति बनने के लिए, तो ये आर्टिकल 57 में बताया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्थ है, मतलब भारत का राष्ट्रपति कौन बन सकता है, तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आपको सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना पड़ेगा, और दूसरा यह है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और तीसरा यह है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। ये अगर तीनों क्वालिटी है, अगर तीनों शर्तों में एक व्यक्ति उतरता है तो वो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। ये आर्टिकल 58 में बताया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें बताई गई है। इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, मतलब राष्ट्रपति एट ए टाइम एक ही उसको पद रहेगा। अगर वो भारत का राष्ट्रपति है तो बस राष्ट्रपति ही रहेगा, ना वो राज्यसभा का कोई सदस्य रहेगा, ना सदन के कितने दोनों सदनों का सदस्य रहेगा, ना विधानसभा का सदस्य रहेगा, ठीक है। ये आर्टिकल 59 में बताया गया। इसमें और एक बताया गया है कि राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, और राष्ट्रपति बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। ऐसी उपलब्धियां मतलब बहुत सारे उनको उपलब्धियां दी है आर्टिकल 59 में। इसके बाद आता है आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञा। अगर राष्ट्रपति अपनी शपथ राष्ट्रपति चुनने के लिए कोई व्यक्ति अगर सिलेक्ट हुआ है, राष्ट्रपति बनने के लिए अगर कोई व्यक्ति सिलेक्ट हुआ है तो वह पद धारण करने से पहले शपथ ग्रहण करता है। तो वो शपथ ग्रहण किसके सामने करेगा, तो वो शपथ ग्रहण करेगा जो भारत के जो मुख्य न्यायमूर्ति है उनके सामने करेगा, या अगर वो अनुपस्थित है तो उच्चतम न्यायालय में उपलब्ध जो भी ज्येष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके समक्ष वो शपथ ग्रहण करेंगे और अपने हस्ताक्षर करेंगे और राष्ट्रपति पद धारण करेंगे, ठीक है, और तब से अपना कामकाज भी शुरू कर देंगे। ये आर्टिकल 60 में कहा गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति अगर संविधान पर अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर संसद के दोनों सदनों में से कोई एक उन पर आरोप लगाएगा। ये आर्टिकल 61 में बताया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन। अगर राष्ट्रपति की कालावधि खत्म हो जाती है या राष्ट्रपति कहीं को कुछ हो जाता है तो वो पद अगर रिक्त है तो उसको हम निर्वाचन कैसे करेंगे, उसको भरेंगे कैसे। तो अगर राष्ट्रपति को कुछ हो गया है तो उसका कामकाज तो उपराष्ट्रपति देखेगा, ठीक है, पर अगर राष्ट्रपति को तो चुनना ही पड़ेगा। तो उसके बारे में आर्टिकल 62 में बताया गया है। या कोई आकस्मिक स्थिति आती है तो राष्ट्रपति का पद कौन धारण करेगा और उसको निर्वाचित कैसे करेगा, यह आर्टिकल 62 में बताया गया है। तो इसमें यह बताया गया है कि पद खाली होने के 6 महीने तक के आपको अवधि दी जाती है वो पद को भरने के लिए। ये आर्टिकल 62 में बताया गया। इसके बाद आर्टिकल 63 में कहा भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया। जैसे कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा वैसे ही भारत का एक ही उपराष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल 63 में बताया गया है। इसके बाद आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 में ये कहा गया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, राइट। ये आर्टिकल 64 में कहा गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 में अगर राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन। देखिए जैसे कि हमने आर्टिकल 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन। अगर राष्ट्रपति के पद की अवधि समाप्त हो जाती है, राष्ट्रपति को कुछ हो जाता है तो उनका कामकाज राष्ट्रपति ये 65 में बताया गया है कि उसका कामकाज उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना, ठीक है। ये आर्टिकल 65 में बताया गया है। उसके बाद आता है आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 में अभी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन गण के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यह आर्टिकल 66 में बताया गया। इसके बाद आता है आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति कब तक अपनी पद धारण किए रह सकता है इसके बारे में बताया गया है। तो उपराष्ट्रपति भी अपना पद 5 साल अपने पद शपथ ग्रहण करने से 5 साल की अवधि तक उपराष्ट्रपति बने रह सकते हैं। ठीक है, और अगर उनको अपना पद त्यागना है तो वो उपराष्ट्रपति के उपबंध में अपना हस्ताक्षर देके पद त्याग सकते हैं। ये आर्टिकल 67 में कहा गया। इसके बाद आता है आर्टिकल 68। आर्टिकल 68 में उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति का पद 5 साल कंप्लीट हो जाता है तो उसका पद रिक्त हो जाएगा, तो उसका पद कौन संभालेगा और उसका पद निर्वाचन कैसे होगा, तो ये आर्टिकल 68 में कहा गया है, बताया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 69। आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, जैसे कि हमने पहले देखा था कि राष्ट्रपति उच्च न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करेगा, वैसे ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सामने या उनके कोई चुने गए व्यक्ति के सामने ही शपथ ग्रहण करेगा और हस्ताक्षर करके अपना पद धारण करेगा। ये आर्टिकल 69 में बताया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 में ये बताया गया है कि अगर कोई ऐसी आकस्मिकता आती है जो इस भाग में नहीं दी गई है तो उसका कामकाज या उसका वर्किंग कैसा रहेगा, तो संसद कुछ ऐसे नीति बनाएगी, ऐसा कुछ उपबंध करेगी जो उसे ठीक लगे। ठीक है, ये आर्टिकल 70 में समझाया गया या बताया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या सशक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। यह आर्टिकल 71 में कहा गया। इसके बाद आता है आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में ये कहा गया है कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अगर किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी गई है या कुछ उसे सजा दी गई है, अगर वो राष्ट्रपति को अपील करता है, क्षमा पत्र देता है, तो राष्ट्रपति के हाथों वो शक्ति है कि वो उससे टाल सकता है या उसको वो शिक्षा को कन्वर्ट कर सकता है। ये आर्टिकल 72 में कहा गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 73। आर्टिकल 73 में ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इसमें ये बताया गया है कि संघ की जो कार्यपालिका है उसका अंतर्गत कितने अधिकार आते हैं, ये आर्टिकल 73 में बताया गया है। इसके बाद आता है मंत्रिपरिषद, जो हमने पहले बताया था कि जो अध्याय 1 है वो भी 4 भागों में डिवाइडेड है, तो इसका ये सेकंड पार्ट है मंत्रिपरिषद। इसमें 2 ही आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। तो आर्टिकल 74 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, जैसे हमने आर्टिकल 53 में देखा था कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपति स्वयं या अपने जो उनके कलीग्स है, उनकी जो परिषद है, उसके द्वारा संविधान का उपयोग करके कुछ जो राष्ट्रपति के हाथों कार्यपालिका की शक्ति है तो वो अपने स्वयं या जो उनका मंत्रिपरिषद है उसके द्वारा की जा सकती है। ठीक है, तो वो मंत्रिपरिषद में कौन लोग होंगे, ये आर्टिकल 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, और उसका जो मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा उसको प्रधानमंत्री पद दिया जाएगा। ठीक है, वो प्रधानमंत्री सिलेक्ट होगा और वो राष्ट्रपति ही सिलेक्ट करेगा। यह आर्टिकल 74 में बताया गया। इसके बाद आता है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध बताए गए हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे और अगर राष्ट्रपति चाहे जब तक चाहे तब तक मंत्री अपना मंत्री पद पे रह सकते हैं। ये आर्टिकल 75 में बताया गया है। इसके बाद आता है भारत का महान्यायवादी। इसमें भी बस एक ही आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 76, जिसमें महान्यायवादी की डेफिनेशन दी गई है कि इसमें यह कहा गया है कि महान्यायवादी का कर्तव्य क्या होगा कि वह भारत सरकार की विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देगा। राइट, ये राष्ट्रपति को हेल्प करेगा। ये आर्टिकल 76 में बताया गया है। इसके बाद सबसे लास्ट वाला जो है सरकारी कार्य का संचालन, इसमें 2 ही आर्टिकल है, आर्टिकल 77 और आर्टिकल 78। तो आर्टिकल 77 में ये कहा गया है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन,
इसमें ये बताया गया है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से ही हुई मतलब कही जाएगी। जितनी भी कार्यपालिका की कार्रवाई है वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएगी। ये आर्टिकल 77 में बताया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या रहेंगे, ये आर्टिकल 78 में बताया गया है। तो पहला कर्तव्य तो यह होगा कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करें। मतलब जितने भी संघ के कार्यकलाप है, प्रशासन संबंधित रिलेटेड जितने भी विधान या विषयक प्रस्तावना प्रस्थान की गई है वो सारा राष्ट्रपति को अनुसूचित कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल 78 में बोला गया है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा, हमने देखे हैं आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक की। ठीक है, ये अध्याय 1 हमने आज की वीडियो में देखा है। तो ये अध्याय 1 यहाँ तक ही था, 78 तक इसका लास्ट आर्टिकल था। इसके बाद हम दूसरे वीडियो में अध्याय 2 के बारे में देखेंगे जो कि है संसद के ऊपर। उसके अंतर्गत आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 तक के आता है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यही तक के था। तो जाने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप मेरे को ये बताइए कि ऐसा भारत के कौन से राष्ट्रपति है जो एक से अधिक बार राष्ट्रपति बने रह चुके हैं। ठीक है, अपना आंसर कमेंट कीजिए और हमको बताइए आंसर क्या है इसका। और आज का वीडियो बस यही तक के था। तो अगर आपने हमारा वीडियो पूरा देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।